हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 हिंदी गोधूली भाग 2 का 5वां पाठ नागरी लिपि का संपूर्ण पाठ की व्याख्या करने वाला हूं। अर्थात आज मैं आपको नागरी लिपि पाठ पढ़ाने वाला हूं। और अगर आप किसी अन्य पाठ के हिंदी गोधूली भाग 2 की व्याख्या को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी गोधूली गद्यखंड संपूर्ण व्याख्या 2024 के प्लेलिस्ट में जाकर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, इसके व्याख्या को और अन्य चैप्टर्स के कई वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर सभी विषयों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जाता है, तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेखक के बारे में हम आपको पढ़ा देते हैं। आपको करना कि इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहना है, मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलना है। हम आपको पूरा का पूरा वीडियो में ही ये पूरा का पूरा पाठ समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप पूरे पाठ को समझ जाइएगा तो आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना दीजिएगा। तो जो गुणाकर मूले जी थे, उनका जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गाँव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। शिक्षा की भाषा मराठी थी। उन्होंने मिडिल स्तर तक मराठी पढ़ाई की, फिर वे वर्धा चले गए। वहां उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की, साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन किया। फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की। सन 2009 में मूले जी का निधन हो गया। मूले जी से यहाँ तात्पर्य है गुणाकर मूले जी। तो इसमें 3 या 4 पॉइंट को आपको इस पैराग्राफ में ध्यान रखना था कि गुणाकर मूले जी का जन्म कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन कब हुआ था, अर्थात इनकी मृत्यु कब हुई थी, 2009 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। महाराष्ट्र राज्य का नाम है और वही एक जिला है अमरावती। उस अमरावती जिले में 1935 ईस्वी में गुणाकर मूले जी का जन्म हुआ था। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह ग्रामीण परिवेश में हुई थी। उनकी जो शिक्षा की भाषा थी वह मराठी थी, अर्थात उन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी वह मराठी भाषा में शिक्षा को ग्रहण की थी। उन्होंने मिडिल तक पढ़ाई भी मराठी भाषा में ही की थी, लेकिन फिर वे वर्धा चले गए थे और उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी भी की। साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का भी अध्ययन किया, अर्थात वे मराठी भाषा पहले बोलना जानते थे और उसके बाद जब वे वर्धा चले गए तब उन्होंने वहाँ अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन शुरू कर दिया। जो गुणाकर मूले जी थे, उनके अध्ययन का कार्य क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृति जैसे विषयों पर खूब लिखा है। पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषयों से संबंधित उनके 2500 से अधिक लेखों तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। उनकी प्रमुख कृतियों के नाम हैं अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मैंडलीफ महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी। गुणाकर मूले की एक पुस्तक है अक्षर कथा और इस पुस्तक में उन्होंने संस्कार की प्राय सभी पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। इस पैराग्राफ में आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो गुणाकर मूले जी थे, उनका जो कार्य क्षेत्र था वह बहुत ही बड़ा व्यापक था, अर्थात बहुत ज़्यादा बड़ा था। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, ऐसे प्राचीन भारत के इतिहास व संस्कृति जैसे विषयों के बारे में खूब पढ़ा था, खूब अध्ययन किया था और उन सभी बातों पर खूब लिखा था। पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः उनके लिखने से इन विषयों से 2500 से भी अधिक लेख प्रकाशित उनके हो चुके हैं और 30 से भी अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। उनकी इनमें से कुछ कृतियों का नाम दिया गया, मतलब उनकी रचनाओं का नाम दिया गया अक्षरों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी। तो इसमें से क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसा कि पूछ दिया जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी किसकी कृति है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा और 3-4 ऑप्शन रहेंगे। तो अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़े हुए रहिएगा तो आपको अच्छे से याद रहेगा भारतीय लिपियों की कहानी, इस कृति को हमने गुणाकर मूले वाले पाठ में पढ़ा था, अर्थात इसके लेखक गुणाकर मूले हैं। तो इसका सही आंसर गुणाकर मूले हो जाएगा। तो भारतीय लिपियों की कहानी और अंतरिक्ष यात्रा, ये सभी की सभी कृतियाँ गुणाकर मूले की हैं। तो आपको सभी की सभी कृतियों का नाम शॉर्टकट में सिर्फ याद रखना है।
उनकी प्रमुख कृतियों के नाम है अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेंडलीफ महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी इत्यादि। गुनाकर मूल्य की एक पुस्तक है अक्षर कथा, और इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्राय सभी के सभी पुरारूपियों की विस्तृत जानकारी दी है। उनकी एक पुस्तक है अक्षर कथा, और इस अक्षर कथा पुस्तक में उन्होंने संसार में जितनी भी लिपियां होती हैं सभी की सभी लिपियों की बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है, अच्छे प्रकार से जानकारी दी है। अब आप इस पाठ में क्या पढ़िएगा, यह पाठ सबसे पहले आपको बता दें कि यह पाठ एक निबंध है, और इस निबंध में आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में शॉर्टकट में थोड़ा सा इस पैराग्राफ में बताया गया है। प्रस्तुत निबंध गुनाकर मूल्य की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। यह जो निबंध है, इस निबंध का नाम नागरी लिपि, और यह नागरी लिपि उनकी एक पुस्तक है जो हमने इससे पहले आपको बताया था, भारतीय लिपियों की कहानी उनकी कृति है, और इसी कृति से, इसी पुस्तक से इस पाठ को लिया गया है नागरी लिपि को। इसमें हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी के इतिहास विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। यहाँ हमारी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार का प्रवाहपूर्ण शैली में प्रमाणिक आख्यान प्रस्तुत किया गया है। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बेचते हुए, यहाँ बेचते नहीं बचते होना चाहिए था, बचते ही है, बचते हुए लेखक ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया तथा सादगी और सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारी देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासाएं जगाने की कोशिश की है। यह जो निबंध है, इस निबंध में गुनाकर मूल्य ने ऐसा प्रयास किया है कि वे इस निबंध को बोझिल ना होने दें, अर्थात इस निबंध को बोरिंग नहीं होने दें, क्योंकि आपको पता है कि निबंध और भाषण अधिकतर बोरिंग टाइप के होते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा अपना पूरा का पूरा विवरण से और लेखक को ऐसा किया है कि वे इस निबंध को बोझिल ना होने दें, इसको बोरिंग नहीं होने दें। उन्होंने सादगी और सहजता के साथ इस तरह से हम लोगों को जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी दी है लिपि के बारे में कि हमारे भीतर थोड़ा सा ये निबंध पढ़ने से लिपि के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हो जाए, अर्थात हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि लिपि कहाँ से आती है, इसका उपयोग क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है। तो ये सभी बातों को उन्होंने ध्यान करते हुए इस निबंध को बोझिल नहीं होने दिया। तो इस निबंध को अब आपके आगे शुरू करते हैं। इस निबंध का नाम है नागरी लिपि। नागरी लिपि, नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो गुनाकर मूल्य। अब यहाँ से शुरू होता है आपका पाठ। इसी पाठ से आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा, मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलिएगा। हम आपको पूरा का पूरा पाठ इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। इसके लिए अक्षरों में स्थिरता आ गई। जिस लिपि में यह नागरी लिपि, जिस लिपि में आप पढ़ रहे हैं, ये पूरा का पूरा पाठ ही एक नागरी या देवनागरी लिपि इसको कह सकते हैं। नागरी को ही देवनागरी कहा जाता है। तो यह देवनागरी लिपि का ही पाठ है। करीब 2 सदी पहले इस लिपि का टाइप बना था, अर्थात इस लिपि की शुरुआत हुई थी और इसमें पुस्तकें भी छपने लगी थी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली, जिसको खसूकरा व नेवारी भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त ठ अक्षर है। हमने देखा है कि प्राचीन काल में संस्कृत व प्राकृतिक भाषाओं में यह ध्वनि थी और इसके लिए अनेक अभिलेखों में अक्सर मिलता है। जो हिंदी है और इसके अलावा भी जो विविध बोलियां हैं वे सभी की सभी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा पड़ोसी देश एक नेपाल है और नेपाल की भाषा है नेवारी भाषाएं, तो वे सभी की सभी नेवारी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। तो इस प्रकार किस भाषा की कौन सी लिपि है, सभी की सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है, इस पैराग्राफ में आपको बताया गया। और प्राचीन काल में संस्कृत व प्राकृतिक भाषाओं में यह ध्वनि थी कि इसके लिए अनेक अभिलेखों में भी अभी तक अक्सर मिलता है। देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है, तथ्य कहा जाता है फैक्ट को, जानकारी को, सच्ची वाली जानकारी को। तो देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं वे प्राय देवनागरी लिपि में ही छपी होती हैं। इसकी एक खास बात यह है कि देवनागरी लिपि संस्कृत प्राकृत की जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं वे सभी की सभी देवनागरी लिपि में छपती है। वैसे विदेशों के कुछ पंडित और उनका अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों को भी संस्कृत प्राकृत के उद्धरण व ग्रंथ में छपवाते हैं।
जो विदेश के पंडित होते हैं और भारत के कुछ पंडित होते हैं, वे उन सभी देवनागरी लिपि के शब्दों को कुछ ऊपर नीचे करते हुए, उनमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ते हुए उसको संस्कृत प्राकृत के उद्धरण व ग्रंथ छपवाते थे। गुजराती लिपि देवनागरी लिपि से अधिक भिन्न नहीं है। बांग्ला लिपि प्राचीन लिपि की ही पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियाँ वर्तमान नगरी में काफ़ी भिन्न दिखाई देती है, लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियाँ तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नड़ भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मी से ही विकसित हुई है। जो गुजराती लिपि है यह भी देवनागरी लिपि से भिन्न नहीं है। तो यहाँ तक आपने पढ़ा देवनागरी लिपि के बारे में। अब यहाँ से आप किसी अन्य लिपियों के बारे में पढ़िएगा। तो पहला लिपि से बताएगा गुजराती लिपि, और यह गुजराती लिपि बताया जा रहा है कि यह भी देवनागरी लिपि से भिन्न नहीं है, अर्थात देवनागरी लिपि से ही मिलती जुलती है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री तो नहीं है, लेकिन बहन अवश्य है, अर्थात जो बांग्ला लिपि है, जो गुजराती लिपि, ये सभी की सभी देवनागरी लिपि से ही मिलती जुलती है। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियाँ वर्तमान नागरी से काफ़ी भिन्न दिखाई देती है, लेकिन जो दक्षिण भारत की लिपियाँ हैं वे जो अभी वर्तमान की नागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है, इससे कुछ भिन्न दिखाई देती है। लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की लिपियाँ तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नड़ भी नागरी की प्राचीन ब्राह्मी से ही विकसित हुई है। लेकिन आज की जो कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियाँ जो है, जिसको तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नड़ कहा जाता है, ये नागरी की तरह ही प्राचीन ब्राह्मण से विकसित हुई है। आपको पता होना चाहिए देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है, और इसके अलावा जो अन्य लिपियाँ वे सभी की सभी लिपि भी ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है। अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से मिले हैं। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में हैं। पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि में हुई नंदी नागरी नाम दिया गया था। जो कुछ समय पहले दक्षिण भारत में पोथियाँ लिखी जाती थी, वे सभी की सभी पोथियाँ नागरी लिपि से ही लिखती थी। दरअसल जो नागरी लिपि था उसका आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से मिले हैं। दक्षिण भारत की जो यह नागरी लिपि है, इस नागरी लिपि को वहाँ पहले नंदी नागरी लिपि कहा जाता था। कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव, विजयनगर के शासकों तथा लेख, ये सभी के सभी लेख है। कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, ये लेखों का नाम दिया गया है, और ये सभी के सभी लेख नंदी नागरी लिपि में, अर्थात नंदी नागरी लिपि नागरी तथा देवनागरी लिपि को ही कहा जाता था। पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेख की जो लिपि थी उसे भी नंदी नागरी नाम ही दिया गया था। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था। फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया। जो दक्षिण भारत में, इससे पहले वाले पैराग्राफ में हम आपको पढ़ा दिए कि दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नड़ जैसी लिपियों का यूज होता था, उपयोग होता था, और उन सभी लिपियों का स्वतंत्र विकास भी हो रहा था। फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया। राजराज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं 11वीं सदी के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित हैं। सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्गुन का पलियम ताम्रपत्र 9वीं सदी नागरी लिपि में। इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु, विजय बाहु 12वीं सदी आदि शासकों के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। तो इस पैराग्राफ के जरिए आपको यह समझाया जा रहा है कि नागरी लिपि बहुत अधिक पुरानी लिपि है, क्योंकि 11वीं सदी के जो प्रतापी चोल राजाएं थे उनके जो सिक्के हुआ करते थे उन सिक्कों पर नागरी अक्षर ही देखने को मिलते थे। अर्थात उनके सिक्के पर जो अक्षर लिखा हुआ करते थे वे अक्षर की जो लिपि होती थी वह नागरी अर्थात देवनागरी लिपि होती थी। और जो 12वीं सदी के केरल के शासक होते थे उनके सिक्कों पर वीर केरलस्य लिखा हुआ होता था, और यह शब्द भी नागरी लिपि में ही अंकित हुआ करता था। सुदूर दक्षिण से जो प्राप्त वर्गुन का विलियम ताम्रपत्र था 9वीं सदी में, इस लिपि का भी कहना है यह नागरी लिपि में है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु, विजय बाहु शासकों के सिक्कों पर भी, अर्थात अन्य ये जगहों का नाम बताया गया, और ये सभी के सभी जगह जो सिक्के चला करते थे उन सभी सिक्कों पर जो अक्षर अंकित होते थे वे सभी के सभी अक्षर हुआ करते थे नागरी लिपि में। तो ये जो अक्षर है वे नागरी अक्षर देखने को ही मिलते हैं। दूसरी ओर उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनवी 11वीं सदी पूर्वार्ध के लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी के शब्द ही देखते हैं। अब कहाँ कहाँ हम नागरी के शब्द देखते हैं, बस उन बातों को आप अच्छे से समझते हुए चलिए, और इन बातों को अगर आप ध्यान रख लीजिएगा तो इसी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनवी हैं,
उनके जो सिक्के होते थे उनके सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के शब्द को देखते हैं। इन सिक्कों पर एक तरफ कूफी लिपि में कलमा अंकित है तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है अव्यक्त में मोहम्मद अवतार नृपत महमूद। ये जो महमूद गजनवी के सिक्के होते थे इसके एक तरफ कूपी लिपि में लिखा हुआ करता था और दूसरी तरफ नागरी लिपि में शब्द अंकित हुआ करता था। ये सिक्के 1028 ईस्वी में शुरू हुए थे। स्मरण रहे कि लगभग इसी समय के दक्षिण के चोल राजाओं के सिक्कों का भी नागरी लिपि में देखने को शब्द मिलते हैं। मतलब जो यह 1028 ईस्वी में जो शुरू किए गए थे, तो याद किया जाए कि स्मरण रहे कि लगभग इसी समय में महमूद गजनवी के समय में ही दक्षिण भारत के जो चोल राजाएं हुआ करते थे उनके सिक्कों पर भी नागरी लिपि के शब्द देखने को मिलते हैं। महमूद गजनवी के बाद महमूद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति है और नागरी लिपि में नामसीय शब्द अंकित है। तो ये आगे के बताया गया कि जब उनके बाद अन्य महमूद गजनवी के बाद जो अन्य शासक आए, जैसे कि शासकों का नाम बताया गया मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह तथा शासकों ने भी जो अब उनके अपने सिक्के हुआ करते थे उस पर भी उन्होंने नागरी शब्द खुदवाए हैं। और आप अच्छे से जानते होंगे बादशाह अकबर के बारे में। बादशाह अकबर ने भी एक ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति थी, अर्थात राम और सीता के बारे में आप जानते हैं एक ईश्वर है और राम और सीता की आकृति बनी हुई थी अकबर के सिक्कों पर, और उस आकृति में जो रामसीय शब्द था वह शब्द भी नागरी लिपि में ही अंकित था। तो आप समझ गए होंगे नागरी लिपि कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता था, कितनी प्राचीनता से इसकी उपयोग हो रही है, इसी के बारे में आपको और आगे तक पढ़ना है। उत्तर भारत में मेवाड़ के गोहिल, सांभर अजमेर के चौहान, कन्नौज के गाहड़वाल, काठियावाड़, गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लिए नागरी लिपि में ही है। तो ये बताया गया है कि जो उत्तर भारत के मेवाड़ हुआ करते थे उस मेवाड़ के में जगह के शासक को गुहिल कहा जाता था, गुजरात के शासक को सोलंकी कहा जाता था, कन्नौज के शासक को गाहड़वाल तथा काठियावाड़ कहा जाता था। तो इसके जरिए बताया गया कि इन जगहों पर जो ये शासक हुआ करते थे इन शासकों के भी जो लेख होते थे वे सभी के सभी लेख नागरी लिपि में हुआ करते थे। और उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। तो नागरी लिपि को ही देवनागरी लिपि कहा जाता है और इसको प्राचीन काल में नंदी नागरी लिपि भी कहा जाता था। उपयुक्त जानकारी से स्पष्ट हो जाता है ईसा की 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था और यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। तो इससे पहले ऊपर जितनी भी सारी आपने जानकारियां पढ़ी कि किस शासक के समय में किस लिपि का प्रयोग हुआ करता था, तो इन सभी जानकारियों से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की 8वीं-9वीं सदी से जो नागरी लिपि थी उसका प्रचलन सारे देश में था। पूरे के पूरे देश में नागरी लिपि का उपयोग किया जाता था और यह एक सार्वदेशिक लिपि थी, अर्थात पूरे के पूरे देश में सभी जगह प्रयोग होने वाली लिपि थी। गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिर पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटी ठोस त्रिकोण है, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है। अब आपको पढ़ना है किसी अन्य लिपियों के कंपैरिजन में इस लिपि के अक्षरों के बारे में। तो जैसे कि गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा बाद की सिद्धम लिपि हुआ करती थी, उनके जो अक्षर के सिरा हुआ करते थे उन पर छोटी आड़ी की लकीरें तथा छोटे ठोस त्रिकोण होते थे। लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षर के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती हैं। ये सिरी रेखाओं उतनी ही लंबी रहती है जितनी की अक्षरों की चौड़ाई रहती है। हाँ, कुछ लेख अक्षरों के सिरों पर अब भी कहीं कहीं त्रिकोण दिखाई देते हैं। दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि प्राचीन नागरी के अक्षर आधुनिक नागरी से मिलते जुलते हैं और इन्हें आसानी से थोड़े अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। मतलब बताया जा रहा है कि जो नागरी लिपि के शब्द होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वे जितने चौड़े होते हैं उसी अनुसार उनके सिरे रेखाएं उनकी लंबाई होती है। और जो प्राचीन आधुनिक नागरी लिपि है वह प्राचीन नागरी लिपि से कुछ भिन्न हुआ करती थी, लेकिन अगर आप कुछ अभ्यास करके उसको पढ़ेंगे तो उसको पढ़ा जा सकता है प्राचीन लिपि को भी। हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत से नंदी नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। तो इस पॉइंट को कुछ पैराग्राफ हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया, इसलिए लेखक ऐसा बोल रहे हैं कि हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत से नागरी जो है वह देवनागरी और नंदी नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं, उत्तर भारत से 9वीं सदी से। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि अमुक निश्चित समय से ही नागरिक लिपि की शुरुआत होती है। नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं और पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरी लेखों में भी दिखाई देते हैं।
तो बताया इसमें यह जा रहा है कि हम लोग कोई फिक्स टाइम नहीं बता सकते हैं, कोई फिक्स डेट नहीं बता सकते हैं जिस समय नागरी लिपि की शुरुआत हुई थी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो नागरी जैसे अक्षर होते हैं वे सिर्फ और सिर्फ पुराने लेखों में ही दिखाई देते हैं और पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरी लेपों में ही दिखाई देते हैं। अब हमें यह देखना है कि इस लिपि को नागरी, देवनागरी या नंदी नागरी क्यों कहते हैं। आपके मन में पॉइंट उठ रहा होगा, क्वेश्चन उठ रहा होगा। हमने बहुत बार आपको कहा कि नागरी को ही देवनागरी कहा जाता है और देवनागरी को ही नंदी नागरी लिपि कहा जाता है। अर्थात ये तीन नाम है और तीनों नाम एक ही नाम से बना है, अर्थात तीनों का एक ही काम है। तो नागरी लिपि, देवनागरी लिपि तथा नंदी नागरी लिपि, ये तीन नाम से अलग अलग नामों से इस लिपि को क्यों पुकारा जाता है, यह क्वेश्चन उठ गया। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम आपको बताते हैं। नागरी नाम की उत्पत्ति, इसके अर्थ के बारे में विद्वानों का बड़ा मतभेद है। जो नागरी नाम की उत्पत्ति हुई थी, इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा ही मतभेद था। एक मत के अनुसार गुजरात के नगर ब्राह्मणों में पहले इस लिपि का इस्तेमाल किए गए थे, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा था। एक वोट के अनुसार हम लोगों को पता चलता है कि गुजरात के जो नगर हुआ करते थे, उन नगर ब्राह्मणों ने पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया था, इसलिए नागर ब्राह्मणों का नाम था। जो ब्राह्मण है वे नागर हुआ करते थे, तो नागर ब्राह्मणों ने सबसे पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया था, इसलिए कहा जा रहा है कि नागर ब्राह्मण के अनुसार इस लिपि का नाम नागरी लिपि पड़ा। इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चने हैं। एक अन्य मत के अनुसार बाकी सिर्फ नगर है, बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। स्पष्ट यह एक संकुचित मत है। तो ये जो मत है, बताया जा रहा है कि ऐसा था इसलिए ऐसा नाम पड़ा, ऐसा था इसलिए ऐसा नाम पड़ा। अल रूबेनी के अपने ग्रंथ 1030 ईस्वी में लिखा है कि मालवा में नागर लिपि के इस्तेमाल होता था। अतः स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नागर या नागरी नाम के अस्तित्व आ चुका था। दरअसल यह शब्द भी कुछ पहले अस्तित्व में ही आ चुका था। तो अल बुरेनी का एक ग्रंथ था, 1030 ईस्वी में उन्होंने लिखा था और मालवा के नगर में उन्होंने इस नागर लिपि का इस्तेमाल किया था। तो इस बात से तो स्पष्ट हो जाता है कि 1000 ईस्वी के आसपास ही नागर या नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका था। दरअसल यह शब्द भी और पहले अस्तित्व में आ चुका था। इतना निश्चित है कि यह नागरी शब्द किसी नगर अर्थात छोटे नगर से संबंधित है। तो यह जैसे कि आप समझ रहे हैं, नागर ब्राह्मण से इस लिपि का नाम नागरी लिपि पड़ा था। तो यह जो नागरी शब्द था, इसका जो अर्थार्थ है, यह किसी न किसी शहर से संबंधित है। पाताड़ितकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते हैं। आपको अच्छे से पता है, पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है। और अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि बिहार की राजधानी पटना ही है। तो हम लोगों को एक पाददाता पाड़ितकम नामक एक नाटक है, इस नाटक से हम लोगों को जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र को नगर कहते थे। जो पाटलिपुत्र है, इसको नगर कहा जाता था पुराने समय में। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। असंभव नहीं कि बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। कहा जा रहा है कि इसे नागरी लिपि का जो शुरुआत था, यह नगर किसी नगर से हुआ था और उस नगर में पाटलिपुत्र को ही कहा जा रहा है कि असंभव नहीं कि यह प्राचीन नगर सिर्फ और सिर्फ पटना ही हो। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता था। देवनगर की लिपि होने के उत्तर भारत की प्रमुख लिपियों को देवनागरी नाम दिया गया। लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ, हम सप्रमाण नहीं बता सकते कि देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया। इससे पहले आपने पढ़ा नागर ब्राह्मण के जरिए और जो पाटलिपुत्र नगर था, उस नगर के जरिए लिपि का नाम नागर लिपि पड़ा, नागरी लिपि। लेकिन एक मत यह बताया जा रहा है कि विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था और इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता था और देवनगर के कारण ही इस लिपि का एक नाम देवनागरी नाम भी दिया गया होगा। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ एक मत हुआ, एक तुक्का हुआ। लेकिन हम सप्रमाण किसी प्रूफ के साथ नहीं बता सकते हैं यह देवनागरी नाम हमारे अस्तित्व में कैसे आया। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों को लिपि में नंदी नागरी कहा। आपने क्वेश्चन में पढ़ा था इस लिपि को नागरी, देवनागरी या नंदी नागरी क्यों कहते हैं। तो नागरी क्यों कहा जाता है आप समझ गए, देवनागरी क्यों कहा जाता है आप समझ गए। अब आता है नंदी नागरी। तो जो ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासक हुआ करते थे, उन्होंने अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा। विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलते हैं।
जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में पहले वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। यह वैदिक साहित्य निश्चय ही नागरी लिपि में लिखा गया होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदी नगर, जिसको आधुनिक में नांदेड़ कहा जाता है, उस जगह के कारण, इस लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी पड़ा था। जैसा कि आपने पढ़ लिया है, इस लिपि का नाम नागरी लिपि इसलिए पड़ा था क्योंकि नागर ब्राह्मण ने इस लिपि का प्रयोग अपने शब्दों में किया था, अपने लेखों में किया था। इसका देवनागरी लिपि इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि जो पटना के विक्रमादित्य चंद्रगुप्त का जो अपना नाम था वह देव था, और उसको पटना को देवनागरी भी कहा जाता था, इसलिए देवनागरी उस लिपि को कहा जाता था। उसी प्रकार इसमें बताया गया कि इसको नंदी नागरी इसलिए कहा गया क्योंकि विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़ तेलुगु नागरी लिपि में देखने को मिलते हैं। जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में पहले वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। यह वैदिक साहित्य निश्चय ही नागरी लिपि में लिखा गया होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदी नगर, महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध नंदी नगर जिसको आधुनिक में नांदेड़ के नाम से जाना जाता है, उस लिपि के होने कारण ही इसका नाम नंदी नागरी भी पड़ा था। तो 3 क्वेश्चन आपने इससे पहले हमने आपको उठाए थे, नागरी, देवनागरी और नंदी नागरी लिपि, इसको क्यों कहा जाता था, तीनों को हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी को पढ़ना है, लेकिन हमें नामांकन के इस झंझट में अधिक नहीं पढ़ना चाहिए। नामांकन कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे नहीं हुआ, इसके झंझट में हम लोगों को ज़्यादा अधिक नहीं पढ़ना चाहिए। यह किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा की 8वीं-11वीं सदी में नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। जैसे कि बताया जा रहा है कि नगर के कारण इस लिपि का नाम नागरी लिपि पड़ा था, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस लिपि का जो सदी थी वह नागरी लिपि पूरे के पूरे देश में देखने को मिलता है। यह किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी, अर्थात पूरे के पूरे देश में चलने वाली लिपि थी। देश भर से नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। इस नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है और बाद में 13वीं सदी से इस्लामी शासकों का शासन आरंभ होता है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों का एक व्यापक नाम मिलता है, हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म। ये सभी के सभी हिंदू समाज, हिंदू धर्म, इन सभी का व्यापक नाम जो मिलता है, जो अस्तित्व में आता है, ये सभी के सभी नागरी लिपि की शुरुआत से ही मिलते हैं। नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। जैसे कि आपने पढ़ा नागरी लिपि का जन्म कैसे हुआ, तो इसी लिपि के साथ साथ इस अनेक प्रादेशिक भाषाओं का भी जन्म होता है। 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य देखने को मिलने लग जाता है। हिंदी के आदि कवि श्रहपाद, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि हिंदी के आदि कवि कौन है, तो श्रहपाद है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। हिंदी के आदि कवि श्रहपाद 8वीं सदी के दोहा कोश से तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह 10वीं-11वीं सदी की लिपि में लिखी हुई है। नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की बहुत सारी हस्तलिपियाँ मिली है। हस्तलिपियाँ उसे कहा जाता है जो हाथ से लिखी गई लिपि होती है। और इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला आदि जन्म ले रही थी। इस समय उन भाषाओं के लेख भी लिखने मिल ला जाते हैं। जो अनेक प्रदेश होते थे, जैसे कि बिहार की भाषा बिहारी, जैसे कि केरल की भाषा केरली, तो ऐसे जो अनेक भाषा होती थी, मराठी, बांग्ला, ये सभी की सभी जन्म ले रही थी। और इस समय इन भाषाओं के लेख भी हम लोगों को मिलने लग जाते हैं। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है। जो दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं विशेषतः तमिल भाषा है, वह तमिल भाषा बहुत अधिक प्राचीन है। लेकिन इस भाषाओं में लेख में इसी समय से मिलने लग जाते हैं। इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत की विकसित ब्राह्मी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का एक खूब व्यवहार था। कहा जा रहा है कि ब्राह्मी भी एक लिपि का नाम है, और ब्राह्मी लिपि का पहले दक्षिण भारत में कुछ उपयोग हो रहा था, लेकिन दक्षिण भारत में जो नागरी लिपि का था उसका भी खूब व्यवहार था। दरअसल नागरी के आलंबिक लेख भी हम लोगों को विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से देखने को मिलते हैं, और वे सभी के सभी लेख नागरी लिपि में ही थे। अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट तथा दंती दुर्ग का सामंगट दानपत्र 754 ईस्वी है। दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। ये राष्ट्रकूट शासक मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे। इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी, परंतु ये खानदेश विदर्भ में बस गए थे। दंती दुर्ग के बाद उनका चाचा जो कृष्ण थे वे प्रथम राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा था। इसी कृष्ण के शासनकाल में एलोरा, प्राचीन एलारपुर वेरुल में अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काट कर बनाया गया था। जैसे कि एलोरा की गुफाओं के बारे में आपने पढ़ा है, तो उसमें काट कर कृष्ण के शासनकाल में ही मंदिर को बनाया गया था। कृष्ण के कुछ लेख अभी भी मिले हैं।
9वीं सदी में अमोद वर्ष का एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ। इसी अमोद वर्ष ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी मान्यखेट मालखेड़ की नींव डाली। अमोद वर्ष के शासनकाल में ही जैन गणितज्ञ जो कि महावीर आचार्य थे, उन्होंने 850 ईस्वी में गणितसार संग्रह की रचना की थी। ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में शिलाहारों का राज्य स्थापित हो गया था। 11वीं सदी में इनकी एक शाखा का राज्य कोल्हापुर सतारा प्रदेश में भी स्थापित हो गया था। इन शिलाहारों के अनेक नागरी लिपि देखने को मिलते हैं। नागरी लिपि कहाँ कैसे स्थापित हुआ था, इन स्थापनाओं के बारे में अब आप पढ़ रहे हैं। 11वीं सदी से नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख भी लिखने को मिल जाते हैं। अक्षी कुलाबा जिला से शिलाहार शासक केसी देव प्रथम एक शिलालेख 1012 ईस्वी में मिला है, जो संस्कृत मराठी भाषाओं में है। इसकी लिपि भी देवनागरी लिपि में, मतलब एक लिपि मिली है। इस लिपि की जो लेख थे वे भी नागरी लिपि में ही है, परंतु दिव्य आगर रत्नागिरी जिला ताम्रपत्र परंतु पूर्णतः मराठी में है। इस मराठी का आद्य लेख माना जाता है। नागरी लिपि में लिखा गया ताम्रपट 1060 ईस्वी का है। जो नागरी लिपि में लिखा गया ताम्रपट था वह 1060 ईस्वी का है। कर्नाटक प्रदेश का स्वर्णबेलगोल स्थान जैसे जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ गोमेटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। इस स्थान में विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिलने को लग जाते हैं। यह है श्री गंगराजे सुताले करवियले। श्री गंगराजा ने परकोटा बनवाया। एक अन्य नागरी लिपि में लेख लिखा है श्री चावुडराजे करविल्ले। ये लेख दक्षिणी शैली की नागरी लिपि में ही है। ये जो लेख हैं ये सभी के सभी दक्षिण नागरी लिपि की शैली में ही है। देवगिरी के यादव राजाओं की नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। यादव राजा रामचंद्र 13वीं सदी के ताम्रपत्र में ए और ओ की मात्राएं अक्षरों को बाईं ओर है। कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेशों के लेख भी नागरी लिपि में। किसकी लेख नागरी लिपि में, इसी के बारे में आपको पढ़ रहे हैं। तो आपने पढ़ा कि जो देवगिरी के यादव हुआ करते थे, उन यादव राजा का जो रामचंद्र था, यादवों का राजा ही रामचंद्र था, तो उनके जो ताम्रपत्र में ए और ओ की मात्राएं की अक्षर बाईं ओर है, वे कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेश के लेख भी नागरी लिपि में ही है। उड़ीसा कलिंग प्रदेश में ब्राह्मी की एक विशेष शैली कलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गग वंश के कुछ शासकों ने भी नागरी लिपि के लेख ही देखने को मिलते हैं। उड़ीसा में जो पहल थी वह ब्राह्मी लिपि की विशेष शैली कलिंग लिपि का अस्तित्व था, लेकिन जब परंतु गंग वंश का शासन आया था तो उसने अपने लेख नागरी लिपि में ही खुदवाए होंगे। नागरी लिपि के लेख न केवल पश्चिम तथा पूर्व भारत से बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि जो नागरी लिपि है कि सिर्फ और सिर्फ पश्चिम और दक्षिण भारत से नहीं मिली है, बल्कि पूरे के पूरे भारत से देखने को मिलती है। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से राजा वर्गुन के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। प्रथम ताम्रपत्र तमिल से शुरू होता है, परंतु इसकी दूसरी ओर से नागरी लिपि संस्कृत भाषा का लेख शुरू होता है। यह ईसा की 9वीं सदी का है। उत्तर भारत में पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। अनेक विद्वानों का मत है कि ये गुर्जर प्रतिहार बाहर से आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया। बाद में कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज 1840 से 41 की ग्वालियर प्रसिद्ध नागरी लिपि संस्कृत भाषा में है। जो उत्तर भारत में पहले गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने लेखों में जो लिपि देखने को मिलती है वे सभी की सभी नागरी लिपि ही देखने को मिलती है। और विद्वानों का मत है कि गुर्जर प्रतिहार भारत में नहीं थे, ये बाहर से आकर भारत में बसे थे और फिर भी इन्होंने नागरी लिपि को अपने लेखों में शुरुआत किया था। धारा नगरी का परमार शासक भोज अपनी विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, परंतु इस शासक के बहुत कम अभिलेख मिले हैं। इस राजा के बंसवाड़ा के बेतमा दानपत्र क्रमशः कोंकण विजय और कोंकण विजय पर्व के अवसरों पर दिए गए थे। बेतमा इंदौर के दानपत्र 1020 ईस्वी का है। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि बेतमा जो दानपत्र है वह किस समय का है, तो वह 1020 ईस्वी का है। बेतमा 1020 ईस्वी का, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। हमने इन्हीं आरंभिक लेखों की संक्षिप्त चर्चा की है जो देश के विभिन्न भागों में मिले हैं। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लेख अंकित किए हैं।
बताया जा रहा है कि जो नागरी लिपि थी उसके जो लेख थे वे आरंभिक लेख संक्षिप्त चर्चा की बात है जो देश के विभिन्न भागों से हम लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन 12वीं सदी के बाद हम लोग उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। लेकिन हमने यह भी देखा है कि जो हिंदू शासक थे वे तो देवनागरी लिपि का उपयोग करते ही थे, लेकिन इसके अलावा जो इस्लामी शासक थे उन्होंने भी अपने सिक्कों पर नागरी लिपि का लेख अंकित किया था। नागरी लिपि में रामसिंह जैसे शब्द को अंकित करवाया था। तो इस प्रकार आपका पाठ समाप्त हो जाता है। आप पूरे पाठ को जरूर समझ गए होंगे। अगर आप पाठ को अच्छे से समझ नहीं पाए तो इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाला जाएगा। आप इस पूरे की पूरे PDF को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बना पाइएगा। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है।